हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्या, सेल साइकिल पढ़ रहे थे और सेल साइकिल को हमने 2 कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक तो इंटरफेज एंड एम फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, इंटरफेज के अंदर हमने देखा था कि इंटरफेज को भी हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कौन सी थी फर्स्ट कैटेगरी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, तो G1 फेज तो यानी कि जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होने के बाद कौन से फेज में जाएगी वो, सेल डिवाइड होने के बाद कौन से फेज में जा रही है, G1 फेज में एंटर करेगी। G1 के बाद S फेज में, S फेज के बाद G2 फेज में, G2 फेज के बाद अगेन M फेज, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो पहले M लिख सकते हैं, M फेज के बाद ये ख़त्म करने के बाद कहाँ जाएगी, G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज एंड देन अगेन M फेज। सो एम हम इंटरफेस को क्या कह सकते हैं, इंटरफेस क्या है, हाँ प्रिपरेशन हो रही है। तो दो माइटोसिस, 2 एम फेज के बीच की जो फेज होगी हम उसे क्या कहेंगे, इंटरफेस। क्या कह रहे हैं, इंटरफेस कह रहे हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो मुझे बता दो कि कौन सी स्टेज के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होगा वो 4C होगा, S और G फेज नहीं, G2 फेज। G फेज तो G1 भी है और G2 भी है, तो हम इसे कह रहे हैं S और G2 फेज। और क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम, 46 नहीं लिखना है, रहेगा सेम, चाहे कोई सी भी सेल हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, हम पढ़ रहे हैं कि वो किस तरीके से होता है। ठीक है, सो कल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में इंटरफेस। अब हम पढ़ने वाले हैं एम फेज के बारे में, और इसे ही हम क्या कहते हैं, माइटोटिक इन विच माइटोसिस टेक प्लेस। और माइटोसिस, इस फेज को हम माइटोसिस जो है वो क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। अब हमने इसको भी क्या करा है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था कल, है ना। तो 2 कौन सी थी, एक क्या था, कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, हाँ वो नहीं पूछ रही हूँ, बस इतना है कि इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन। क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसे हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है, प्रोफेज, क्या है, टीलोफेज। तो ये 4 फेसेस हैं किसकी, कैरियोकाइनेसिस की। ठीक है, अब ये जो 4 स्टेजेस हैं इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर क्या है, लाइन नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म हुई प्रोफेज और यहाँ से चालू होगी
है ना, यहाँ से मेटाफेज चालू होगी, यहाँ पे मेटाफेज खत्म और मेटाफेज एनाफेज चालू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डायनामिक प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं और उस स्पेसिफिक जो भी चेंजेस हो रहे हैं सेल के अंदर, वो चेंजेस को देखते हुए हमने कह दिया कि एक स्टेज ऐसी आती है जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, एक स्टेज में ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा तो हम उसे मेटाफेज कहेंगे, है ना, और उसी तरह से एनाफेज और टीलोफेज। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम फीचर्स देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं एक सेल के अंदर ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के समय हमें क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। आ रही है बात समझ में? सो इंटरफेस ये सेल कंप्लीट करके आ चुकी है, सारी प्रिपरेशन करके आ चुकी है। एम फेज के अंदर अभी क्या सिचुएशन होगी, एम फेज के अंदर अभी सिचुएशन क्या होगी, इसके अंदर 4C अमाउंट का ही डीएनए होगा। और बेसिकली यहाँ तक इन दो फेसेस के यहाँ तक 4C अमाउंट का क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। एंड देन एनाफेज पर आकर के ये 2C अलग हो जाएगा और अल्टीमेटली 2C क्या हो जाएंगे, दो नए सेल्स बन जाएंगे। ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज। क्या देख रहे हैं, प्रोफेज देख रहे हैं। तो प्रोफेज के अंदर हो क्या रहा है, प्रोफेज के अंदर दिस इज द सेल। हमें सारी चीज़ें नहीं बनानी है, हमें सिर्फ न्यूक्लियस दिखाना है। तो यहाँ मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ। ठीक है, आ रही है बात समझ में? दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आप जानते हैं, न्यूक्लियर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और अभी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो यहाँ छोटा डायग्राम बना लेते हैं हम इस थोड़ा सा। नॉर्मली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन ऐसे बिखरा हुआ रहता है, क्रोमोसोम इस तरह से बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, स्टोन प्रोटीन के साथ ये बिखरा हुआ रह रहा है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, ये है क्रोमेटिन। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। जब प्रोफेज स्टेज आएगी तो प्रोफेज के अंदर होगा क्या, तो ये जो क्रोमेटिन है ये क्या होने लग जाएगा, ये थिक होने लग जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पहले ये इंटरमिंगल थे, अब ये सेपरेट होने लग जाएंगे। अनवाइंड होकर के क्या होंगे, थिक होने लग जाएंगे। क्या होंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा इसके अंदर। क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। पहले ये बिल्कुल पतले पतले धागे की तरह थे, अब ये थोड़े से शॉर्ट हो जाएंगे, थोड़े से थिक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल का क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्रोमेटिन जो है वो अभी क्या हो रहा है, कंडेंस यानी कि इकट्ठा हो रहा है ना। अब ये कंडेंस हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें दिखने लग जाएगी। क्या लग जाएगी, ऐसी स्ट्रक्चर हमें दिखने लग जाएगी। लंबे लंबे हमको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से दिखेंगे। आ रही है बात समझ में? साथ ही साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात हम करेंगे किसकी, सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम हम जानते हैं वो भी रेप्लिकेट होता है। सेंट्रोसोम वो भी रेप्लिकेट होता है, ड्यूरिंग स्टार्ट होता है एस फेज में और G2 फेज के अंदर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है उसका रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर दो सेंट्रोसोम हमें दिखाने हैं। ये जो सेंट्रोसोम है जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर के आसपास ही इनकी लोकेशन होती है, नॉर्मली यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है क्या, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम में हम जानते हैं कि उसके पास क्या होते हैं, दो सेंट्रियल होते हैं जो कि 90 डिग्री एंगल पर अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो जो हैं
सेंट्रोसोम ये अब पोल की तरफ क्या करेंगे, मूव कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल इस तरह से अरेंज है। आ रही है बात समझ में। ये जो क्रोमेटिन जो है अब ये क्रोमोसोम फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो अभी यहाँ से क्या होने लग जाएगा, डिसोसिएट होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, डिसोसिएट होने लग जाएगा। यहाँ पर इस क्रोमेटिन को बांधे रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर लैमिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर लैमिन्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियर लैमिन्स प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, एक स्केलेटन बनाते हैं। क्या करते हैं, साइटोस एक तरह का न्यूक्लियर स्केलेटन बनाते हैं जो कि इसको एम्बेडेड रहता है, जिसके अंदर ये क्रोमेटिन। न्यूक्लियर लैमिन्स क्या है, इसे इसकी पोजीशन बनाए रखता है। जैसे ही न्यूक्लियर लैमिन्स जो है वो क्या होने लग जाते हैं, डिसोसिएट होने लग जाते हैं। तो डिसोसिएट होने पर ये जो क्रोमेटिन है क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। आ रही है बात समझ में। तो प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ क्रोमेटिन से क्या बन रहे हैं, कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और जितने दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि गोल्जी बॉडी, जैसे कि ईआर, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होने लग जाती है, डिसअपियर होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोटो भेज दूँगी मेरे नोट्स की, देख के लिख लेना। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रही है, डिसअपियर होने लग जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर अब देखो ये जो सेंट्रोसोम है, क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या था, ये क्यों यहाँ पर अभी भी रुका हुआ है, सब गायब हो जाएंगे। एक सेल है उसमें से लगभग सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिवाइड, वो चले जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, केवल क्रोमेटिन और सेंट्रोसोम। क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर है और सेंट्रोसोम कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। ये तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सेंट्रोसोम है ये अलग अलग पोल पर चले जाएंगे। अब इनका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाना। क्या है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करते हैं। तो जनरली यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं एस्टर्स कहते हैं। जैसे जैसे ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या करता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है और हम इसे कहते हैं एस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को, एस्टर्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं इनको, एस्टर्स कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, देखो तुम्हारे सबसे पहले क्या हो रहा है, कंडेंस होना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। ठीक है, कंडेंस होने के बाद क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना स्टार्ट होगी। यानी कि अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसोसिएट होने लग गई है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर लैमिन्स प्रोटीन्स हैं वो भी डिसोसिएट होने लग गया है, जो कि इस पूरे न्यूक्लियस को क्या करता है, बांधे रखता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है वो अब अलग अलग पोल पर जा रहे हैं और एस्टर्स बनने लग गए हैं। क्या हो गया है, फॉर्मल, इसे हम एस्टर्स रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस कहते हैं, एस्टर्स रेस कहते हैं। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोमोसोम जो है जब थिक होने लग जाएंगे, थिक हो जाने के बाद अब इनका काम होगा कि ये भी पोल्स पर चले जाएं। क्या काम होगा, ये भी पोल्स पर जाने की कोशिश करेंगे। आ रही है बात समझ में। धीरे धीरे ये भी दोनों जो ये क्रोमोसोम्स हैं पोल्स पर जाने की कोशिश करेंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर केवल क्या हो रहा है, अभी तक न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो अभी डिसअपियर नहीं हुई है, डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है। क्या है, स्टार्ट हुई है। ठीक है, और ये अब मूव करेंगे कहाँ, पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ 4 क्रोमोसोम दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 4 क्रोमोसोम ही हम दिखा रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो 4
और ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स में जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, रफ कर दूँ उसको। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे प्रोफेज के बाद हम पढ़ेंगे मेटाफेज। ठीक है, ये चल रहा है प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है ना, ये कहीं रुक नहीं रहा है। जैसे ही क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि पहले ये तैयार हो गया फिर एनवेलप हट गया। ये सारे प्रोसेस जो हैं साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस जो है साथ साथ हो रहा है। तो जैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होने, पूरी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सारे पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। क्या होगा, पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। तो अब हम देखते हैं मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, रफ कर दूँ उसको। अब वैसे तो मैंने गलत ही बना दिया है। अब क्या होगा मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर यही प्रोफेज वाला प्रोसेस जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो अब कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब यहाँ पर ये सेंट्रोसोम कहाँ पहुँच गए, पोल्स के ऊपर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, पोल्स के ऊपर पहुँच चुके हैं। आ रही है बात समझ में? ये पोल्स के ऊपर पहुंच चुके हैं और इनसे एस्ट्रल रेज जो हैं ये निकल रही हैं। क्या हो रही है, एस्ट्रल रेज भी यहाँ पर निकल रखे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो कंडेंसेशन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी क्या हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। क्या हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है। और जो सेंट्रोसोम हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं, वो पहुँच चुके हैं पोल्स पर पहुँच चुके हैं। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर जो हमें दिख रहे हैं क्रोमोसोम, अब हमें यहाँ पर जो क्रोमोसोम दिखेंगे दैट वुड बी अ परफेक्ट मॉर्फोलॉजी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी क्रोमोसोम्स की। क्या देखने को मिलेगी, क्रोमोसोम्स की देखने। अब ये तो अब हम यहाँ पर बना रहे हैं क्रोमोसोम बना रहे हैं। तो क्रोमोसोम मैं ऐसे ही बनाऊंगी। आ रही है बात समझ में, है ना? क्योंकि ये क्या है, डबल अमाउंट हो रहा है क्रोमोसोम का। ठीक है, काफ़ी थिक हो जाते हैं और कैसे हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर हमें पूरा यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के पास में इसकी सरफेस पर क्या लगा हुआ रहता है, वेरी गुड, क्या लगा हुआ रहता है, काइनेटोकोर लगा हुआ रहता है। और इस काइनेटोकोर का क्या काम रहता है, क्या काम रहता है काइनेटोकोर का, स्पिंडल फाइबर्स इन्हीं काइनेटोकोर्स के साथ अटैच्ड होंगे। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्पिंडल फाइबर्स की। क्या बात कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स की। ये क्या है, अटैच होते हैं टू द, ये देखो अटैच्ड हो रहे हैं किसके साथ, काइनेटोकोर्स के साथ अटैच हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ऐसे चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहते हैं।
ये है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए रहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो किसके बने हुए रहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोसोम से निकलते हैं और एक सेंट्रोसोम से निकलकर किसके साथ अटैच्ड होते हैं? काइनेटोकोर्स के साथ अटैच्ड होते हैं। और ये काइनेटोकोर कहाँ लगा हुआ रहता है? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के सरफेस पर अटैच्ड रहता है, सराउंडेड रहता है बोथ साइड। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पर 3 टाइप्स के स्पिंडल फाइबर बनेंगे। पहला जो स्पिंडल फाइबर का टाइप है दैट इज अ क्रोमोसोमल। क्या है? क्रोमोसोमल। तो ऐसा स्पिंडल फाइबर जो कि किसके साथ अटैच्ड हो? क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइबर, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल टाइप ऑफ। और एक होता है कंटिन्यूस टाइप का स्पिंडल फाइबर। कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस टाइप का स्पिंडल फाइबर। कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर का मतलब ये होता है कि ऐसा फाइबर, ऐसा स्पिंडल फाइबर जो कि एक पोल से निकल कर के दूसरे पोल्स के साथ अटैच्ड हो रहा हो, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइप का। क्या कह रहे हैं? जैसे ये है, ये अटैच्ड हो रहा है एक पोल से दूसरे पोल को, ये है सेकेंड टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। दूसरा है सबसे लास्ट डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। कौन सा है? डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। डिसकंटिन्यूस टाइप स्पिंडल फाइबर वो होता है जो कि क्या है? एक पोल से निकलता तो है लेकिन दूसरे पोल तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स। आ रही है बात समझ में? बट हमें बेसिकली ये समझना है कि मेटाफेज के अंदर होता क्या है। मेटाफेज के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो जितने भी क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटर पर आके, अगर ये सेल है तो इसका इक्वेटर क्या होगा? इस तरह से इक्वेटर है, इसके कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो ये इक्वेटर है। ठीक है, इस इक्वेटर पर आकर के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। और इस हाइपोथेटिकल प्लेट को, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कह रहे हैं। इक्वेटर को हम क्या कह रहे हैं? मेटाफेज प्लेट कह रहे हैं। वो इक्वेटर पर जब ये क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं तो उस प्लेट उस इक्वेटर को हम क्या कह रहे हैं? मेटाफेजिक प्लेट कह रहे हैं। और इस मेटाफेजिक प्लेट पर ये सारे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं। आ रही है बात समझ में? एंड देन ये इसकी खासियत है, मेटाफेज की खासियत क्या है कि ये जितने भी क्रोमोसोम हैं इक्वेटर पर आकर अलाइन होते हैं। ठीक है, सो अब हम जो यहाँ पर देख रहे हैं वो ये देखेंगे कि यहाँ पर कैसे इक्वेटर पर आकर के ये अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोफेज के अंदर हमने देखा था कि ये जो क्रोमोसोम थे कहाँ जा रहे थे? पोल्स की तरफ खिंच रहे थे। क्या हो रहे थे? पोल्स की तरफ खिंच रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रोमोसोमल जो फाइबर है ना, दिस क्रोमोसोमल फाइबर जो है ये क्या कर रहा है? ये जो क्रोमोसोमल फाइबर है इन सारे क्रोमोसोम्स को मेटाफेज प्लेट पर लाने की कोशिश करता है। क्या करता है? मेटाफेज प्लेट पर। ये जैसे कि खूब सारे बिखरे हुए बच्चे हैं, उनको लाइन पर ला करके खड़ा करना हो तो वो कौन कर रहा है? क्रोमोसोमल फाइबर इनको लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा है, एक मेटाफेजिक प्लेट पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेटाकाइनेसिस। क्या कहते हैं? मेटाकाइनेसिस कह रहे हैं। सो ये क्या कर रहा है? इसको मेटाफेजिक प्लेट पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे? मेटाकाइनेसिस। मेटाकाइनेसिस कह रहे हैं हम इसे। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहाँ पर हम बना के देखते हैं कि ये कैसे अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे क्रोमोसोम जो हैं वो क्या हो रहे हैं? मेटाफेज पर
मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज द काइनेटोकोर। अब ये 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये चारों क्रोमोसोम किसके साथ अटैच्ड हैं, क्रोमोसोमल फाइबर के साथ अटैच्ड है। किसके साथ अटैच्ड है, क्रोमोसोमल फाइबर्स के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, किसके साथ अटैच्ड हो गए, क्रोमोसोमल फाइबर के साथ अटैच्ड है। अब ये कहाँ आ गए, ये एक प्लेट पर आकर के अरेंज हो रहे हैं ना, ये इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। इसे हम क्या कह रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट। क्या कह रहे हैं, मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के क्या हो रहे हैं, ये सारे क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, दिक्कत कोई? चले आगे अब हम। ठीक है, प्रोफेज में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रहा था, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने को डिसअपियर होने को तैयार थी। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियर लैमिन्स भी डिसोसिएट हो रहे थे। प्रोटीन्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर ही पूरा बिखर जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या हो रहा था कि जो सेंट्रोसोम है वो पोल्स की तरफ जा रहे थे, क्रोमोसोम्स जो बने हैं थिक हो रहे थे वो भी पोल्स की तरफ जा रहे थे। फिर धीरे धीरे साथ में वहाँ पर क्या मेटाफेज पर आए तो मेटाफेज पर ये स्पिंडल फाइबर्स बनने लग गए। क्या बनने लग गए, स्पिंडल फाइबर्स बनने लग गए और काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड हो गए। ये जो क्रोमोसोमल फाइबर है ये क्या कर रहा था, ये मेटाकाइनेसिस कर रहा था टू अलाइन देम ऑन अ इक्वेटर विच इज़ नोन एज मेटाफेजिक प्लेट। आ रही है बात समझ में? तो ये खासियत है मेटाफेज प्लेट की। अब हम चलते हैं एनाफेज स्टेज पर। एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा है, ठीक है, रफ कर दूँ इसे, समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में। अब यहाँ पर मेटाफेज में हमने पढ़ा था कि जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो क्या थे, अलाइन थे। क्या थे, अलाइन थे। अब ये जो क्रोमोसोम है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मेटाफेज के अंदर एक खास बात और है कि मेटाफेज एक ऐसी फेज है जिसके अंदर मेटाफेज एक ऐसी फेज है जिसके अंदर हम उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अल्टीमेट लेवल पर थिक हो चुके होते हैं और अपने स्ट्रक्चर को अटेन कर चुके होते हैं। क्या स्ट्रक्चर को अटेन कर चुके होते हैं? तो हमें उनका एक्चुअल साइज, उनका शेप हमें यहाँ पर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? शेप, साइज उनका हम देख सकते हैं। किस पे? मेटाफेज के अंदर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और ख़ास इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर जो किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन। तो 95% जो है वो किसका बना हुआ है? ट्यूबुलिन का बना हुआ है। ठीक है, बाकी का जो 5% है, 3-4% जो है वो RNA का बना हुआ है। ठीक है, तो कम्प्लीटली स्पिंडल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन और RNA का बना हुआ है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन भी देखने को मिलेंगे। एक्टिन और मायोसिन हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ये भी फाइबर्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो कि मसल्स के अंदर भी मेजरली प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सो अभी हमें बस इतना देखना है कि मेटाफेज जो है मेटाफेज पर अलाइन रहते हैं एंड उनकी मॉर्फोलॉजी को कहाँ स्टडी कर सकते हैं? मेटाफेज के अंदर। क्वेश्चंस आता है कि अगर किसी सेल के क्रोमोसोम को अगर स्टडी करना हो, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी हो, तो हमें किस स्टेज को स्टडी करना पड़ेगा? तो हमें मेटाफेज स्टेज को स्टडी करना होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम यहाँ पर मूव करते हैं एनाफेज के अंदर। अब यहाँ पर हर जो क्रोमोसोम है, हमने क्रोमोसोम को कुछ ऐसे बनाया था। दिस इज द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम।
आ रही है बात समझ में? अब ये क्रोमोसोम क्या है? दे आर सिस्टर क्रोमोसोम। क्या इसको क्या कहेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड्स। जनरली हम इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं ना। दीज आर द क्रोमेटिड्स। और ये डुप्लीकेट हो गए तो हम इन्हें क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या कह रहे हैं इसे हम? सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? इन्हें हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। आ रही है? और ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के लिए तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और इस एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट है? 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। कितने क्रोमेटिड प्रेजेंट है? 2 क्रोमेटिड। यहाँ पर सिंगल क्रोमेटिड है और यहाँ पर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एनाफेज के अंदर अल्टीमेटली क्या होंगे? स्प्लिट होंगे। एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहे हैं ये क्रोमेटिड्स। आ रही है बात समझ में? अब देखो, हमने मेटाफेज को कहाँ देखा था? कहाँ अलाइन थे? लास्ट में मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन थे, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होगा? एनाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर दिस इज, ये हमारा सेंट्रोसोम है, ठीक है। ये क्या है? सेंट्रोसोम है। अब ये मेटाफेजिक प्लेट पर जो क्रोमोसोम अटैच्ड थे वो अब क्या होंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। कहाँ से स्प्लिट होंगे? यहाँ से, दोनों जगह से अटैच थे ना, ये इधर से भी अटैच था, एक इधर से भी, दोनों ही जगह से अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर। अब क्या होगा कि एक हम एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ इस तरह से अटैच था मेटाफेजिक प्लेट पर। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये वाला फाइबर इस तरफ जाएगा, ये फाइबर पोल की तरफ खींचेगा, तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। और स्प्लिट कैसे हो रहे हैं? यहाँ देखो, ये कुछ इस तरह से क्या हो रहे हैं? स्प्लिट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? स्प्लिट हो रहे हैं। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या हो गए? अब हम इनको क्या कहेंगे? अब हम इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड नहीं कहते, डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे। हमारा पर्पस ही यही था। हमने क्यों डबल किया था डीएनए के अमाउंट को? कि हमें डॉटर क्रोमोसोम बनाना था अल्टीमेटली। सो डॉटर क्रोमोसोम हम इसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डॉटर क्रोमोसोम। तो ये वाली स्टेज कहाँ जा रही है? ये ऐसे स्प्लिट हो चुके हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो हाफ, इसे हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हमने क्या कहा है? डॉटर क्रोमोसोम्स कहा है। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर एक एनाफेज, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं एपीसी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एपीसी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहे हैं? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ये देखना वीडियो बंद तो नहीं हुआ है? कितने मिनट है देखो? हाँ, 89 मिनट, 39 ना, तुम 89 बोल रहे हो? 39, ठीक है।
ओके, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो होता है मेटाफेज तक क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, मेटाफेज तक इनएक्टिव रहता है। जब मेटाफेज कंप्लीट हो जाती है तो मेटाफेज कंप्लीट हो जाने के बाद एनाफेज तभी स्टार्ट होगी जब एपीसी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिव हो जाए। क्या हो जाए, एपीसी कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाए। जैसे ही एपीसी कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है, यहाँ से ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, स्प्लिट होने लग जाएंगे, ठीक है, और ये अपोजिट पोल्स पर जाने लगेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो फाइबर्स हैं ये क्या हो रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। और क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है पोल्स की तरफ, हम उसे कहते हैं एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। दीज आर द वेरी स्मॉल टर्म्स हैं जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें इतना समझना है कि ये क्या कर रहे हैं, पोल्स की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और ये मूवमेंट एनाफेज का है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एनाफेजिक मूवमेंट कहेंगे। यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो क्या है, centromere of each chromosome lies toward pole and its arms behind it। क्या है, ये जितने भी, ये कुछ इस तरह से अरेंज होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है पोल्स की तरफ रहेंगे और इनके जो आर्म्स हैं वो किस तरफ रहेंगे, अपोजिट, उसके पीछे रहेंगे। आ रही है बात समझ में। जैसे जैसे ये आगे मूव करते जाएंगे तो इनके जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर तो इस तरफ है पोल की तरफ, और पीछे क्या रह गए, आर्म्स रह गए। पीछे क्या रह गए, आर्म्स रह गई इसकी, तो पीछे क्या रह गए, सेम क्या रह गए, आर्म्स इसकी रह गई, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स हैं जो एनाफेज पर स्प्लिट होकर के पोल्स की तरफ जा रहे हैं। दीज स्पिंडल फाइबर्स जो हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पोल। और जो सेंट्रोमियर है वो, उसका मुंह किस तरफ है, पोल्स की तरफ है, और जो क्या कहते हैं आर्म्स हैं वो कहाँ है, उसके जस्ट पीछे, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब एनाफेज के अंदर खास बात और क्या होती है कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पर हम क्या से देख सकते हैं, इसका शेप देख सकते हैं, किसका, क्रोमेटिड का शेप्स देख सकते हैं। हमने पढ़ा था कि सेंट्रोमियर के बेसिस पर ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था, हमने देखा था ना। एक तो कैसा था, याद है क्या कुछ, कि सेंट्रोमियर के बेसिस पर उनकी लोकेशन कहाँ है उसके बेस पर हमने क्या देखा था, क्रोमोसोम्स के शेप देखे थे, जिसमें एक शेप तो ऐसा था, ठीक है, एक शेप वी शेप था, वी शेप है, जे शेप है, आई शेप है। आई शेप का मतलब है टीलो, जिस पे सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है। याद है कि नहीं है कुछ क्रोमोसोम के टाइप, तुमने तो पढ़े हुए हैं क्रोमोसोम के टाइप, पढ़ाया है मैंने। घर पे जाके देखना, रिवाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे कि वो किस शेप के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। वी शेप है कि एल शेप है कि जे शेप है कि आई शेप में प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर के बेसिस पर ये शेप्स बताए गए थे, और ये शेप्स को स्टडी कहाँ करते हैं हम, एनाफेज में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ लोकेटेड है। तो सेंट्रोमियर, या तो सेंट्रोमियर एकदम बीच में प्रेजेंट होगा तो दोनों आर्म्स की साइज सेम होगी, हो सकता है कि कुछ सेंट्रोमियर जो होंगे वो बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसके बेसिस पर क्रोमोसोम्स के
टाइप्स हमने पढ़े हैं। जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल क्रोमोसोम्स के क्या टाइप थे। ठीक है, नहीं याद है तो घर जाके पढ़ना एक बार। आ रही है बात समझ में? सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, ये ट्रैवल करते हुए पोल्स की तरफ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये है एनाफेज। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं है एनाफेज के अंदर, सिर्फ स्प्लिट हो रहे हैं क्रोमोसोम और अपनी अपनी पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ख़ास बात क्या है, एपीसी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्टिव हो जाता है, तभी यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज से स्प्लिट होकर के पोल्स की तरफ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, टीलोफेज। ठीक है, सबसे लास्ट फेज जो है दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा है, फाइनल स्टेज है। यहाँ पर ये क्रोमोसोम क्या है, अल्टीमेटली यहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल एक पोल पर पहुँच जाएंगे। क्या है, एक पोल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है पहुँच चुका है, अभी भी यहाँ पर ये क्रोमोसोम अब क्या हो जाएंगे, अब इनका डीकंडेंसेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट होने लग जाएगा। क्या होने स्टार्ट लग जाएगा, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डीकंडेंसेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट होने लग रहा है और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अब डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम सब कहाँ पहुँच चुके हैं, पोल्स पर पहुँच चुके हैं। अब ये यहाँ पर अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर को अटेन करेंगे। इट इज़ द अपोजिट ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज का क्या है, अपोजिट है, यानी कि यहाँ पर डीकंडेंसेशन होगा। अब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे, खुद को लूज कर देंगे, ये क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, खुद को लूज कर देंगे और यहीं पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस अभी यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस बनना यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये इसके चारों ओर न्यूक्लियस एंगल जो है वो डेवलप हो चुका है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एंगल यहाँ पर डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन। ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ट्रांसक्रिप्ट होती है ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस और टीलोफेज जो है ये क्या है, आपस में ओवरलैप होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, अब लूज हो जाएंगे सारे के सारे। क्या हो रहे हैं, ये अब अभी लूज हो चुके हैं। ठीक है, और ये भी डिसअपीयर हो चुका है, सेंट्रोसोम भी डिसअपीयर हो चुका है। यहाँ पर अभी डिसअपीयर हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन भी अपीयर हो चुकी है। ठीक है, हमारी बात समझ में, टीआर जो है यहाँ पर अगेन भी अपीयर होने लग चुके हैं। तो अब इन क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमोसोम जिनको हमने डॉटर क्रोमोसोम कहा था, आप उनको क्या करेंगे, जब ये ऊपर पहुँच जाएंगे तो हम करेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। क्या करेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई करेंगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर टीलोफेज में कुछ
प्रोसेस भी नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन हो रहा था, यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, ईआर गॉल्गी बॉडी डिसअपीयर हो रहा था, तो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर लैमिना यहाँ पर डिसअपीयर हुआ था, तो यहाँ पर अगेन रीअपीयर हो जाएंगे। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, टीलोफेज कह रहे हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। आगे बात समझ में, सो दिस इज द, ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है माइटोसिस पढ़ा है, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन हुआ था, न्यूक्लियस सामने डिसअपीयर हो रही थी, ठीक है, सेल्स को छोड़कर जा रहे थे, क्रोमोसोम अब बनने लगे थे, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने लग गया था। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ था कि स्पिंडल फाइबर्स बनने लगे थे, 3 स्पिंडल फाइबर्स बनने लगे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो रहे थे, यहाँ पर अलाइन हो रहे थे, मेटाफेज वेरिएबल अलाइन हो रहे थे। एंड एनाफेज में क्या हुआ था कि जैसे ही एबीसी कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होते ही यहाँ पर ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स है क्या हो रहे हैं, अब स्प्लिट हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिन आपस में स्प्लिट होकर के क्या बना रही है, डॉटर क्रोमोसोम बना रही है, एंड देन वो पोल्स पर जाने लगती है, क्या है, पोल्स पर जाने लगती है। टीलोफेज के अंदर क्या हो रहा है कि वो आप सीधा डायरेक्टली पहुंच चुकी है, कंप्लीटली पोल्स पर पहुंच चुकी है, और एंगुलर गाभा हो चुकी है, या अपीयर होने लगता है, सेंट्रोसोम भी अपीयर डिसअपीयर होने, डिसअपीयर तो नहीं रहेगा, न्यूक्लियस यहाँ पर अपीयर होने लग जाएगा, क्योंकि सेंट्रोसोम को हमेशा अवेलेबल रहता है एंड सेल। हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर किसी भी तरह का सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं होता है। प्लांट्स के अंदर डिफरेंस है कि प्लांट्स के अंदर आपको स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोसोम नहीं बनाता, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोसोम ही बनाता है। अगली बात समझ में, तो यहाँ पर हमारा हमने हो चुका है कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, एंड इसके बाद हम दूसरा सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, दैट इज मियोसिस। क्या करेंगे, मियोसिस। मियोसिस जो होता है वो इनके अंदर होता है ओनली जर्म सेल्स के अंदर होता है। जर्म सेल्स कौन सी होती है, जो कि गोनाड्स का फॉर्मेशन करती है, गैमेट फॉर्मेशन करती है, गैमेट का जो फॉर्मेशन करती है, और गैमेट कौन सी सेल्स होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं, और वो अपने क्रोमोसोम नंबर को क्या करते हैं, डबल करते हैं, क्योंकि गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उनके अंदर क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और ये गैमेट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर इनका हाफ होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल से